अभिलाषा की कहानी के तीसरे भाग में आपने सुना कि कैसे अभिलाषा राहुल के प्रपोजल को हाँ कहने के लिए अपने हाथ की कलाई पर नादानी में AR नाम का एक टैटू बनवाती है। और जब वो कॉलेज पहुंचती है और राहुल के पास जाती है तब उसको पता चलता है कि ये कोई प्यार का प्रपोजल नहीं था, बल्कि राहुल ने उसके साथ प्यार का नाटक किया था और एक झूठे प्यार की शर्त के चलते उसको प्रपोज किया था। अब आगे अभिलाषा सूरज को अपने बीते हुए अतीत के बारे में सब कुछ बता देती है। वो सोचती है कि सूरज उसकी बात को समझेगा और उसे माफ़ कर देगा, लेकिन ये अभिलाषा की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। उसकी ज़िंदगी में अब बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। सूरज अभिलाषा की बात सुनकर वहाँ से उठ जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो अभिलाषा पर चिल्लाता हुआ कहता है, बेशरम, धोखेबाज, इतना बड़ा धोखा किया तूने मेरे साथ। अपने इश्क की दास्तान तू मुझे ऐसे सफाई से सुना रही थी जैसे तू कोई रामायण की सीता हो। अभिलाषा सूरज की ऐसी बातें सुनकर दंग रह जाती है और रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो सूरज? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो अभिलाषा पर चीखता है और उसके बाल पकड़कर कहता है, तेरे जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जाने कहाँ कहाँ अपना मुँह काला कराए फिरती हैं। तू क्या सोचती है तेरे इश्क की दास्तां सुनकर मैं तुझे माफ़ कर दूंगा और अपने गले लगा लूँगा? तू मेरी ज़िंदगी में रहने लायक ही नहीं। अभिलाषा रोते हुए कहती है, भगवान के लिए ऐसा मत कहो सूरज, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? और तुमने कहा था ना, हम पति पत्नी हैं और हम दोस्तों की तरह साथ रहेंगे। सूरज कहता है, साथ? तेरे जैसी लड़की के साथ तो मैं अब एक पल भी ना रहूं। अभी तेरे घर वालों को बुलाता हूं और उनसे पूछता हूं कि उनको मैं ही मिला था जो अपनी आवारा लड़की को उन्होंने मेरे गले बांध दिया। और वहां से जाने लगता है। अभिलाषा रोते हुए उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है, सूरज, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, भगवान के लिए रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत करना। सूरज उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अभिलाषा खूब रोती है और रोते रोते बेसुध हो जाती है। उसको मिलने वाली 2 पल की खुशियाँ जैसे एक पल में ही किसी मातम में बदल गई थी। सुबह हो जाती है, लेकिन अभिलाषा ऐसे ही बेसुध पड़ी होती है। और दोपहर बाद जब उसे होश आता है, सूरज सूरज कहती हुई जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो क्या देखती है कि उसकी बुआ जी उसके पास बैठी हैं। वो चौंक कर उठ जाती है और बुआ जी से पूछती है, सूरज कहाँ है बुआ जी? और रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया बुआ जी। वो सूरज कहता है कि वो मुझे छोड़ देगा। मैं कितनी अभागिन हूँ बुआ जी, सब खत्म हो गया। बुआ जी अभिलाषा को गले लगाकर उसे दिलासा देती हैं और उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, कुछ खत्म नहीं हुआ मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। सूरज तुम्हें ज़रूर अपनाएगा, हम उससे बात करेंगे, तुम चुप हो जाओ और चिंता मत करो। बैठक वाले कमरे में सूरज, उसके माता पिता और अभिलाषा के फूफा जी बैठे होते हैं। जैसे ही अभिलाषा की बुआ जी वहाँ आती हैं, सूरज उन्हें देखकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो आ गया होश आपकी प्यारी भतीजी को? बुआ जी कहती हैं, सूरज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूरज कहता है, जी हाँ, बिल्कुल कीजिए, आपको यहाँ बात करने के लिए ही बुलाया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या इस पूरी दुनिया में घूम फिर कर आपको मैं ही मिला था जो अपनी आवारा और चरित्रहीन भतीजी को आपने मेरे गले बांध दिया? सूरज की ये बातें सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और गुस्से में अभिलाषा के फूफा जी बोलते हैं, सूरज, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में अगर एक और गलत शब्द बोला तो। सूरज कहता है, बेटी? अरे बेटी होती तो संभाल कर रखते ना,
अपनी बेटी को भतीजी थी तो बेलगाम छोड़ दिया। सूरज के पिताजी कहते हैं, सूरज ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का। बुआ जी कहती हैं, सूरज अभिलाषा मेरी बेटी से भी बढ़कर है मेरे लिए और मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। सूरज कहता है, जी हाँ, लाड़ प्यार से तो पाला, लेकिन उसे संस्कार देना ही भूल गई। अगर अपनी खुद की बेटी होती तो उसे कुछ सिखाती भी। बुआ जी कहती हैं, मेरी अभिलाषा के संस्कारों पर तुम्हें सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपनी बेटी को। और रही अभिलाषा की पिछली ज़िंदगी की बात, तो शादी से पहले ही हमने तुम्हारे माता पिता को सब बता दिया था। मेरी बेटी गलत नहीं है, गलत तो हुआ था उसके साथ। सूरज अपने माता पिता की तरफ देखकर कहता है, माँ ये क्या कह रही हैं? आपको सब पता था और आपने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। सूरज की माँ कहती हैं, हाँ बेटा, ये सही कह रही हैं। इन्होंने अभिलाषा के बारे में हमें पहले ही बता दिया था और मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया था क्योंकि मैं अभिलाषा को जानती हूँ। वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बचपन से उसे देखा है। सूरज बुआ जी और फूफा जी की तरफ देखते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो ये बात है। अपनी आवारा लड़की को मेरे गले बांधने के लिए आप लोगों ने मेरे सीधे साधे माता पिता को भी अपनी मीठी मीठी बातों के झांसे में ले लिया। वैसे मानना तो पड़ेगा, पूरा का पूरा खानदान एक नंबर का झूठा और धोखेबाज है। कान खोलकर सुन लीजिए आपकी वो बेहया और चरित्रहीन लड़की ना तो मेरी ज़िंदगी में रहने लायक है और ना ही इस घर में। सूरज की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर फूफा जी से और बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने सूरज को एक तमाचा जड़ दिया। सूरज ने जैसे ही बदले में फूफा जी को मारने के लिए हाथ उठाया, वो रुक गया। उसके सामने अभिलाषा खड़ी थी। उधर से सूरज के पिताजी चिल्लाते हुए कहते हैं, सूरज ये तुम क्या अनर्थ करने जा रहे थे? सूरज कहता है, पिताजी इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं, इन लोगों से बोल दीजिए चले जाए अपनी आवारा लड़की को लेकर यहाँ से। तलाक के पेपर इनके घर पहुँचा दिए जाएंगे। उधर सामने खड़ी अभिलाषा ये सारी बातें सुन लेती है। उससे फूफा जी का ये अपमान बर्दाश्त न हुआ और वो रोते रोते बाहर भागी। उसके बुआ और फूफा जी भी उसके पीछे दौड़े। वो सड़क पर बस भागी चली जा रही थी, ये सोचकर कि अब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। सड़क पर तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ दौड़ रही थी। सामने से चली आ रही एक गाड़ी से अभिलाषा टकरा जाती है और वहीं गिर जाती है। दूर से बुआ जी ये देख लेती हैं और चीखने लगती हैं। उसके सिर से खून बहने लगता है। गाड़ी वाला घबराकर वहाँ से भाग जाता है। इतने में ही सामने से चली आ रही एक और कार अभिलाषा को देखकर वहाँ रुक जाती है। कार में से एक युवक अभिलाषा को वहाँ खून में लथपथ पड़ा देख उसकी मदद के लिए बाहर आता है। वो अभिलाषा को देखकर हैरान हो जाता है और अभिलाषा अभिलाषा कहकर उसे आवाज़ देता है। इतने में उसकी बुआ जी और फूफा जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अभिलाषा को फिर आवाज़ देता है, अभिलाषा उठो, तुम्हें क्या हुआ? ये लड़का और कोई नहीं बल्कि राहुल था। अभिलाषा जिसे कभी अपना मसीहा मानती थी, वो लड़का राहुल आज एक बार फिर अभिलाषा की मदद करने के लिए ऐन वक्त पर उसके पास आ पहुंचा था। बुआ जी अभिलाषा अभिलाषा कहकर रोने लगी। क्या हुआ मेरी बेटी को? राहुल कहता है, आंटी जी प्लीज़ आप दोनों कार में बैठिए, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, बहुत खून बह रहा है। वो अभिलाषा को गोद में उठाकर कार में बैठा देता है और अभिलाषा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उधर अभिलाषा की बुआ राहुल से पूछती हैं, तुम अभिलाषा को कैसे जानते हो? राहुल कहता है, जी मेरा नाम राहुल है, मैं और अभिलाषा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये सुनकर बुआ जी को गुस्सा आ जाता है और वो राहुल को एक तमाचा जड़ देती हैं। बुआ जी कहती हैं, अच्छा तो तुम ही वो राहुल हो जिसकी वजह से मेरी होनहार बेटी की पढ़ाई बर्बाद हुई और अब
उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली है और तुम्हारी वजह से ही वो आज इस हॉस्पिटल की दहलीज तक पहुंची है। राहुल कहता है, आंटी जी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आज तक पछता रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरी एक छोटी सी गलती किसी की इतनी बड़ी सज़ा बन जाएगी, कि किसी की पूरी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। मैं अभिलाषा से माफ़ी भी मांगने के लायक नहीं। इतने में डॉक्टर को बाहर आते देख राहुल उनके पास चला जाता है और पूछता है, डॉक्टर, अभिलाषा ठीक तो है ना? राहुल की शर्ट अभिलाषा के खून से रंगी थी, जो कि अभिलाषा को गोद में उठाते वक्त उसकी शर्ट पर लग गया था। डॉक्टर कहते हैं वो अब ठीक है, लेकिन अभी बेहोश है और कुछ घाव ऐसे हैं जो कुछ वक्त के बाद ही ठीक होंगे। आप अभिलाषा के क्या लगते हैं? राहुल कहता है, जी वो मैं। इतने में ही बुआ जी वहाँ आकर डॉक्टर से कहती हैं, जी मैं अभिलाषा की बुआ हूँ, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कहते हैं, जी हाँ, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, आप जल्दी ले आइए। राहुल डॉक्टर के हाथ से वो कागज़ लेकर कहता है, जी मैं अभी ले आता हूँ। राहुल जब दवाइयाँ लेकर आ जाता है, बुआ जी उससे कहती हैं, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि अभिलाषा के अतीत का कोई काला साया फिर से उसके ऊपर पड़े। राहुल कहता है, आंटी जी, जब तक मैं अभिलाषा को होश में आता ना देख लूँ, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। बेशक चाहे आप मुझे माफ़ ना करो। कुछ देर बाद अभिलाषा को होश आ जाता है। राहुल बाहर से ही चुपके से अभिलाषा को देख रहा होता है। अभिलाषा की ये हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। ये आंसू पछतावे के थे, अभिलाषा को नादानी में ली गई तकलीफ के थे और उस प्यार के थे जिसे राहुल ने समझने में बहुत देर कर दी थी। वो आंखों में अभिलाषा का चेहरा भरकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि दरवाजे पर किसी से टकरा जाता है। अभिलाषा को दरवाजे से राहुल दिख जाता है, लेकिन राहुल अभिलाषा को देखकर भी अनजान बनकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे अभिलाषा की तबीयत में सुधार होने लगता है। अब अभिलाषा की हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही होती है। बुआ जी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए काउंटर पर पहुंचती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बिल तो अभी अभी भर दिया गया है। वो पूछती हैं, बिल किसने भरा? तो बिल काउंटर पर बैठी लड़की कहती है, जी नाम तो नहीं पता, लेकिन उनकी भूरी आंखें और घुंघराले बाल थे। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं। बुआ जी बाहर जाकर देखती हैं तो राहुल वहाँ से जा रहा होता है। बुआ जी समझ जाती हैं बिल राहुल ने भर दिया था। अभिलाषा हॉस्पिटल से अपने बुआ जी और फूफा जी के साथ अपने घर आ जाती है। अभिलाषा एक दिन अपने कमरे में बुआ जी के पास बैठी होती है। वो बुआ जी से पूछती है, बुआ जी मुझे हॉस्पिटल लेकर कौन गया था? बुआ जी कहती हैं, मैं और तेरे फूफा जी। अभिलाषा कहती है, बुआ जी राहुल आया था ना वहाँ? बुआ जी बात को घुमाते हुए कहती हैं, कौन राहुल? अभिलाषा कहती है, बात मत घुमाइए बुआ जी, प्लीज़ मुझे सच बताइए। अभिलाषा के बहुत पूछने पर बुआ जी उसे सारी बात बता देती हैं कि कैसे राहुल उसे अपनी कार में लेकर हॉस्पिटल लाया, माफ़ी मांगी, पछतावा किया और कैसे चुपचाप हॉस्पिटल का बिल भर के वहाँ से चला गया। बुआ जी की ये बातें सुनकर अभिलाषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बुआ जी कहती हैं, ये क्या अभिलाषा, तुम फिर से रोने लगी? देखो चुप हो जाओ और आराम करो। अभिलाषा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कितनी अजीब बात है ना बुआ जी, जो राहुल मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की वजह बना, उसी ने मुझे फिर से नई ज़िंदगी दे दी। लेकिन बुआ जी मुझे तो अब ये लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की नहीं है, न राहुल की और न सूरज की। ये सारा कसूर तो मेरे भाग्य का है। शायद मैं ही ऐसा भाग्य लिखा कर लाई हूँ। बुआ जी कहती हैं, नहीं बेटा,
ऐसा नहीं कहते। अगर वो दुख लिखता है तो खुशियाँ भी लिखता है, बस वो हमारी परीक्षा लेता है। देखना, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ ही जाएंगी। अभिलाषा कहती है, आप सही कहती हो बुआ जी, ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में दुख तकलीफ लिखी तो सही, लेकिन जब मेरी खुशियाँ लिखने की बारी आई होगी तो उसकी कलम ही टूट गई होगी। अभिलाषा के ऐसा कहते ही दरवाजे की घंटी बजती है। जैसे ही बुआ जी दरवाज़ा खोलती हैं तो वहाँ डाकिया खड़ा होता है और उसके हाथ में होता है सूरज का भेजा गया वो लिफाफा जिसमें तलाक के पेपर होते हैं, जिसे देखते ही बुआ जी के पसीने छूट जाते हैं। क्या सूरज अभिलाषा को तलाक दे देगा? क्या अभिलाषा सूरज को तलाक ना देने के लिए मना पाएगी? जानने के लिए देखिए अभिलाषा की कहानी के अगले भाग में।